हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का 4th यूनिट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम डॉलर और रुपये की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब यही होता है कंपेयरिंग टू इकोनॉमीज और कंपेयरिंग टू करेंसीज, कि एक करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच में वैल्यूएशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट देखें इंडियन करेंसी और डॉलर का, तो एक डॉलर की वैल्यू है 83.3 रुपीज़। सो यहाँ पे मतलब क्या है कि जितना हमारा 83.3 रुपीज़ है उसके बराबर उनका $1 आएगा। जैसे कि आज मान लीजिए आप यूएस घूमने जा रहे हैं, तो अगर आप 83.3 रुपीज़ लेके आएंगे तब उसके एक्सचेंज में आपको वहाँ पे डॉलर मिलेगा। ऑब्वियसली आप वहाँ पे रुपीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है दैट इज मिंट पैरिटी थ्योरी। यहाँ पे हम मिंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मेटल की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब कौन सा मेटल तो बहुत सारे होते हैं, तो सबसे स्टैंडर्ड मेटल माना गया है दैट इज गोल्ड। तो गोल्ड की प्राइसिंग से रिलेट करके हम मिंट पैरिटी थ्योरी बनाते हैं। अब मतलब पूरे अगर हम ग्लोब में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। तो इन दोनों कंट्रीज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इनके सेंट्रल बैंक ने बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखा है। तो उनके सेंट्रल बैंक के पास में कितना गोल्ड रिजर्व में रखा गया है, उससे उन दोनों कंट्रीज के हम गोल्ड वैल्यू को या फिर उनकी करेंसी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। सो लेकिन ये हर कंट्री के फॉलो नहीं करते, बिकॉज हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास में गोल्ड को स्टोर करके नहीं रखता है। सो अगर ऐसी कोई कंट्री है जो मान लीजिए कोई एक्स कंट्री है जो अपनी करेंसी की वैल्यू निकालती है गोल्ड में इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कोई दूसरी कंट्री है वाई जो कि अपनी करेंसी की वैल्यू निकालती है इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। तो अब यहाँ पे हमें 2 अलग अलग स्टैंडर्ड्स मिल गए। एक कंट्री गोल्ड रिजर्व करती है, दूसरी कंट्री सिल्वर रिजर्व करती है। अब गोल्ड की वैल्यू अलग है, सिल्वर की वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन दोनों का पहले गोल्ड टू सिल्वर में कितना डिफरेंस है उसके बेसिस पे उनकी करेंसी के बीच में डिफरेंसेस निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वाई कंट्री जिसके पास में सिल्वर था और एकदम से सिल्वर में उछाल आ जाए, सिल्वर का प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, तो जो वाई कंट्री की जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि अगर सिल्वर नीचे आ गया और गोल्ड ऊपर चला गया, तो जो एक्स कंट्री होगी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड के टर्म्स अपनी करेंसी को डिफाइन करती है, तो उसकी करेंसी ऊपर चले जाएगी। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पार्शियलिटी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज दोनों अलग अलग मेटल्स हैं। आपको एक कॉमन मेटल लेना चाहिए और उससे फिर आप अपनी करेंसी को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि मिंट पैरिटी थ्योरी में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बहुत छोटी कंट्री है, बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिनके सेंट्रल बैंक ने ना गोल्ड रिजर्व करके रखा है ना ही सिल्वर रिजर्व करके रखा है, तो फिर वो थर्ड मैकेनिज्म पे जाते हैं दैट इज पीपीपी थ्योरी, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कि आपकी करेंसी कितनी चीजें परचेज कर सकती है। सेम चीज हम मान के चलते हैं। आप एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, एक और मेरे साथ में एक पर्सन है जिसके पास $100 है। ठीक है, अब मैं $100 से मान लीजिए मैं 100 रुपए से मैं क्रूड ऑयल खरीदने गया हूँ। मान लीजिए मैं 100 रुपए लेके क्रूड ऑयल लेने गया, तो उन्होंने मेरे को 1 लीटर क्रूड ऑयल दे दिया। एट द सेम टाइम कोई और पर्सन जो कि $100 लेके क्रूड ऑयल लेने गया है, तो हो सकता है कि उसको 100 लीटर्स उसमें पेट्रोल मिल जाए। तो ये बताता है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आपकी इकोनॉमी, आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है। मैं भी सेम 100 नोट लेके गया था, वो भी 100 नोट लेके गया था, बट उसको ज्यादा तेल मिल गया, मेरे को कम तेल मिल गया। दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है, ग्लोबली आपकी करेंसी कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि अपनी करेंसी को प्रमोट करे। जो बायलैटरल ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, जैसे कि बीच में रशिया के साथ में जो हम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे उसके लिए हम पे कर रहे थे रुपीज़ में, बट ऑल्दो वो बाद में जाके बंद हो गया। बट स्टिल बहुत सारी ऐसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके साथ अभी हमने साइन किया है कि हम इंडियन नेशनल रुपीज़ में INR में उनके साथ में ट्रेड करेंगे। सो जितनी ज़्यादा आप अपनी ग्लोबल करेंसी को प्रमोट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी करेंसी स्ट्रांग होती जाएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारा मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब $1 के एक्सचेंज में
4 रुपये आते थे, आज हम देख रहे हैं $1 के एक्सचेंज में 83.3 रुपीज़ आते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उस डिफरेंस को अगर आपको कम करना है तो हमें अपनी कंट्री को हमें अपनी करेंसी को ग्लोबल इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। हमें बायलैटरल ट्रेड्स इंडियन नेशनल रुपीज़ में करने पड़ेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेज और द फैक्टर्स दैट चेंज एक्सचेंज रेट। जैसे आपने सुना होगा कि डेली बेसिस पे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती है। तो उसमें ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? तो द कॉमन फैक्टर इज चेंज इन प्राइसेस। बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप किसी कंट्री जैसे MNC की हम बात कर रहे हैं, हम बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो मान लीजिए कि आज क्रूड ऑयल का वैल्यू है लेट्स से $85 पर बैरल, ठीक है, कल इसकी वैल्यू हो जाए $90 पर बैरल, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गिर जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। जितना महंगा हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे उतने ज़्यादा हमें फॉरेन एक्सचेंज देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो हमने डॉलर सेव करके रखे, जो हमने फॉरेन रिजर्व्स बना के रखा हुआ है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अगेन इंपोर्ट प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट। जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, जैसे मैंने पहले बोला RBI और फेडरल बैंक क्या है कि जैसे RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक। अगर RBI इंडिया का RBI अगर अपने बैंक रेट्स को बढ़ाता है, बैंक के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है? इकोनॉमी श्रिंक होती है। जब भी आपकी इकोनॉमी श्रिंक होती है तो ऑब्वियसली आपके फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे, और अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स कम, दैट मीन्स कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो उसका मार्जिन अगेन इंक्रीज कर जाएगा। सो वी वर ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज चेंज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि नेट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, दैट गिव्स योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि एक कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया है एक फाइनेंशियल ईयर में और कितना एक्सपोर्ट किया है, उसका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। तो आपका जितना ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, मतलब अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है या आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि जैसे अगर हम इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम डॉलर बनाते नहीं हैं, लेकिन हम किसी भी कंट्री को जब पे करते हैं तो हम डॉलर में पे करते हैं। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास रिसीव हम कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, जैसे हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेट। तो हमें लोन लेना पड़ेगा हमें वो डॉलर्स पे करने के लिए, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इंडिया का डेट राइज कर रहा है, और डेट बढ़ने के साथ साथ इंडिया की करेंसी भी डिप्लीट कर रही है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, बट कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए इंडिया का स्टॉक मार्केट, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो एक दिन में बहुत बड़ा जंप कर ले, और ऑन द अदर हैंड किसी दूसरी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो वो डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से स्लाइट फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपके करेंसी को डिटरमाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशंस मतलब फॉल्स चेंजेस होते हैं। स्पेक्यूलेशंस कोई नेगेटिवली क्रिएट कर सकता है, कोई रॉन्गफुली क्रिएट कर सकता है। और जैसे कंट्रीज लाइक चाइना की अगर हम बात करें, चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो अपने मीडिया को बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता है कि वो रियल स्टैट शो करें। तो हो सकता है कि चाइना हमें बताए कि उसने 7% से ग्रो किया है, बट हो सकता है एक्चुअली उसने 4 या 5% से ही ग्रो किया हो। सो दीज आर स्पेक्यूलेशन, फॉल्स क्लेम्स होते हैं, जिसकी वजह से सडनली आपकी करेंसी ऊपर या नीचे जा सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट मतलब आपकी जो करेंसी है वो कितना ज़्यादा रोटेट कर रही है वर्ल्ड में, अलग अलग कितने कंट्रीज के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे हो, उससे ज़्यादा पता चलता है आपका कैपिटल मूवमेंट कितना है। एंड मोर द कैपिटल मूवमेंट मोर विल बी द स्टेबिलिटी इन योर करेंसी। तो जितना ज़्यादा हम रुपीज़ को प्रोमोट करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे INR में, उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री की या हमारी करेंसी की उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। सो दिस वॉज आवर टॉपिक. Thank you for watching the video.